नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह। साथ ही यह भी जानेंगे इससे जिस भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सभी को देखेंगे। अगर बात करें कि आज जो देखेंगे, इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा उसमें देखेंगे 1857 विद्रोह के जो क्या परिणाम रहे उसको जानेंगे। फिर आगे देखेंगे विद्रोह की असफलता के कारण। फिर अगला टॉपिक जो प्रश्न बनता है विद्रोह का स्वरूप, प्रकृति। तो इस प्रकार से 1857 से रिलेटेड जो भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो आज पहला टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। इसमें हम लोग बात करेंगे इसके परिचय पर, कारण, स्वरूप, असफलता के कारण और प्रभाव, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। बात करें अगर परिचय की तो देखिए, कहता है कि प्लासी युद्ध के लगभग 100 साल के बाद भारत में विद्यमान ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय सिपाहियों के द्वारा एक बगावत हुआ जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला करके रख दिया। लॉर्ड कैनिंग ने कहा, हमें भारत का पुनः विजय करना होगा। प्रश्न यह है कि 1857 में सिपाहियों के द्वारा विद्रोह क्यों किया गया। तो जॉन लॉरेंस एवं सिले ने इसे एक सिपाही विद्रोह कहा। तो प्रश्न यह भी उठता है कि यह सिपाही विद्रोह है या नहीं। तो देखते हैं। इसमें कहता है कि यदि 1857 का विद्रोह एक महज सिपाही विद्रोह था तो इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के सारे सिपाहियों ने क्यों नहीं भाग लिया। और अगला है कि यदि यह एक सिपाही विद्रोह ही था तो इसमें भारत के कुछ देसी शासक, कुछ जमींदार, कुछ सामाजिक एवं धार्मिक समुदाय के लोगों तथा बड़ी संख्या में किसानों की भागीदारी क्यों हुई। मतलब सिपाही के अलावे जो भी लोग इसमें शामिल हुए वो क्यों शामिल हुए। तो देखिए, अतः 1857 के विद्रोह का मूल कारण निसंदेह जो है चर्बी वाला कारतूस तो बिल्कुल नहीं था। वास्तव में यह पिछले 100 सालों में ब्रिटिश राज के अंतर्गत होने वाले साम्राज्यवादी परिवर्तन था। तो ब्रिटिश शासन जो शुरू से अपने द्वारा जो नीति अपनाई जा रही थी उसी का ये एक कह सकते हैं कि सभी नीतियों का, उनके द्वारा अपनाई गई नीति, उसका ये महाविस्फोट था जिसमें भारतीय राजनीति, प्रशासन, न्याय, समाज, संस्कृति, धर्म एवं अर्थव्यवस्था के संजीवनी शक्ति को जिसने कि क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो इन सभी का मिला जुला परिणाम ही 1857 की क्रांति थी। बात करें 1857 विद्रोह के दीर्घकालिक कारण की तो देखिए, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं। कहता है कि सामान्य तौर पर 1857 के विद्रोह के कारणों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला कारण है तत्कालिक कारण। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश कंपनी के भारतीय सिपाहियों के द्वारा चर्बी वाले कारतूस के मुद्दे से प्रारंभ हुआ, जो कि पीटी में भी पूछता है कि कब ये शामिल किया गया था ये कारतूस वाला चर्बी। तो दिसंबर 1856 में, जिसमें कुछ ब्रिटिश इतिहासकार जैसे कि जॉन लॉरेंस और सीले ने इसे सिपाही विद्रोह घोषित कर दिया। आगे कहता है कि प्रश्न यह है कि यदि 1857 का विद्रोह एकमात्र सिपाही विद्रोह था तो इस विद्रोह में भारतीय समाज के अन्य वर्गों की भागीदारी क्यों हुई। अर्थात इस विद्रोह के लिए राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सैन्य, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण उत्तरदायी थे जिसे ब्रिटिश कंपनी के द्वारा पिछले 100 सालों में अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की आपूर्ति के लिए किया गया था, जिसे हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। तो अगर बात करें दीर्घकालिक कारण में पहला राजनीतिक कारण की तो कहता है कि जून 1757 से लेकर के 1849 तक ब्रिटिश कंपनी के द्वारा क्रमशः लगभग पूरे भारत पर अपना साम्राज्यवादी एवं वाणिज्यवादी प्रभाव को स्थापित कर दिया गया। इसके लिए ब्रिटिश कंपनी ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को केंद्र में रखते हुए कुछ विशिष्ट कार्य, पद्धति एवं कार्यक्रम का सहारा लिया, जैसे कि
षड्यंत्र के माध्यम से बंगाल में पलासी का विजय। अगला जो रीज़न है, युद्ध के माध्यम से बक्सर, मैसूर, मराठा, पंजाब प्रांत पर कब्जा या उसकी प्राप्ति। कुशासन का बहाना बनाकर अवध का विलय करना। आगे कहता है कि सहायक संधि के माध्यम से सेना एवं धन की प्राप्ति करना, जबकि विलय की नीति के माध्यम से सतारा, झांसी जैसे राज्यों की प्राप्ति। आगे कहता है कि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा मुगल शासक मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहब के साथ भी किया गया व्यवहार भारतीय समाज को इसने आक्रोशित कर दिया। ब्रिटिश कंपनी के द्वारा सूर्यास्त का सिद्धांत का सहारा लेते हुए भारतीय समाज के कई जमींदारों को उनके जमींदारी से भी वंचित कर दिया गया था। संक्षेप में यदि बात की जाए तो बहादुर शाह 1857 के विद्रोहियों का नेता बने। यदि नाना साहेब और कुंवर सिंह जैसे स्थानीय भारतीय शासक ब्रिटिश शासक को नष्ट करने का प्रयास किए तो निसंदेह यह ब्रिटिश कंपनी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का ही एक परिणाम था। तो ये सारा जो है बात हम लोग राजनीतिक कारण के अंतर्गत लिख सकते हैं। बात करें प्रशासनिक, न्यायिक, सैन्य व्यवस्था में व्याप्त जो विषमता थी, तो अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो इसमें क्या लिख सकते हैं। देखिए, ब्रिटिश कंपनी भारत में साम्राज्य स्थापित करने के क्रम में शासन, प्रशासन, न्याय तथा सैन्य व्यवस्था में भी अपने हितों के अनुकूल इन्होंने जो है परिवर्तन किए। कहता है कि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारत में विद्यमान परंपरागत प्रशासनिक संस्थाओं को विस्थापित करते हुए उनके स्थान पर यूरोपीय प्रशासनिक संस्थाओं को स्थापित किया गया। मतलब हमारा जो पहले से चल रहा था उसको इन्होंने हटा करके अपने हिसाब से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। यह कहते हुए कि ब्रिटिश कंपनी भारत में मिल एवं बेथम के द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी विचारधारा को साकार करना चाहती है, लेकिन साम्राज्यवाद और उपयोगितावाद एक साथ नहीं चल सकते। बात करें न्यायिक व्यवस्था में दोष की, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या लिख सकते हैं। ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारत में अपने साम्राज्य स्थापना के क्रम में न्यायिक क्षेत्र में भी कई मौलिक परिवर्तन किए गए। जैसे कि बात करें, जो कि स्वाभाविक था, क्योंकि भारतीय संसाधन का दोहन करने हेतु उसके अनुकूल व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक था। निसंदेह ब्रिटिश कंपनी के द्वारा आधुनिक तर्क, बुद्धिवाद एवं मानवतावाद से प्रभावित होकर न्यायिक व्यवस्था में के क्षेत्र में जो है कानून का शासन, कानून के सामने सबको समानता, कानून का समान संरक्षण तथा आधुनिक दंड सिद्धांत को भारत में प्रतिष्ठित किया गया, जो कि एक सकारात्मक कदम थे, लेकिन उनका संरक्षक स्वयं ही सकारात्मक नहीं था। तो हमारे ऊपर कुछ ऐसे नियम को जो है थोप दिया गया जो उस समय के दृष्टिकोण से हमारे लिए सही नहीं था, भले आज के दृष्टिकोण से हमारे लिए वो नियम काफ़ी सही हो सकते हैं या हैं भी। तो इन सभी वजहों से लोगों में जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी उत्पन्न हुई। बात करें सैन्य व्यवस्था में दोष की, तो यह अपने आप में विडंबना है कि सिपाहियों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सीमाओं को विस्तार करने में, उनकी स्थिरता प्रदान करने तथा उनके खिलाफ होने वाले बगावतों को दमन करने में केंद्रीय भूमिका को निभाया। मतलब उनकी जो बात करें अगर सेना की, तो ज़्यादातर जो लोग भारतीय थे उन्होंने ही उनको सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया। उन्हीं सिपाहियों ने 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट करने में भी अहम भूमिका निभाई थी। बात करें तत्कालीन ब्रिटिश व्यवस्था में कुछ मूलभूत विसंगतियां विद्यमान थी, जैसे कि भर्ती, पदोन्नति, वेतन भत्ता आदि, इन सभी में विषमता विद्यमान थी। भारतीय सिपाहियों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनके धार्मिक अधिकारों से भी वंचित करने का प्रयास किया गया। जैसे कि हम लोगों ने देखा था सिपाही विद्रोह जो सबसे पहले वेल्लोर में हुआ था, उन्हें टीका लगाने, पगड़ी पहनने इत्यादि पर रोक लगा दी गई। साथ ही यह कहा गया कि भारतीय सिपाही सेवा के दौरान अपने धार्मिक चिन्हों का प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। आगे कहता है कि 1856 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि कोई भारतीय व्यक्ति ब्रिटिश सेना में सम्मिलित होता है तो उसे शपथ लेना होगा
कि उसका सेवा के दौरान उसको सरकार के किसी भी क्षेत्र में तैनात कर सकती है। और उस समय हमारा मानना था कि यदि हम किसी एरिया को पास करते हैं या किसी समुद्र को क्रॉस करते हैं तो हमारा धर्म हमारा नष्ट हो जाता है। लेकिन उनका जैसे आज के टाइम में होता है ट्रांसफ़र, ये सारा चीज़ किया गया। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय सिपाहियों में ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी आर्थिक नीतियों के कारण उन्हें होने वाले प्रभाव से भी असंतोष था, जैसे कृषि, शिल्प उद्योग आदि क्षेत्र में पतन की व्यवस्था। क्योंकि सिपाही भी एक भारतीय थे, उनका जुड़ाव किसी न किसी कृषक परिवार से था ही, इसलिए इतिहासकारों ने कहा कि 1857 के बगावत में जो सिपाही थे वे वर्दीधारक किसान थे। आगे अगर आर्थिक कारण की बात करें तो इसे निम्न चरणों में समझा जा सकता है: कृषि, शिल्प, उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य। कहता है कि इतिहासकारों का मानना है कि 1857 के विद्रोह के पीछे ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों की भी एक निर्णायक भूमिका थी, क्योंकि पलासी युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रमशः पूरे भारत पर अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर लिया गया। उसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संसाधनों का दोहन करने हेतु अनेक आर्थिक नीतियों को लागू कर दिया, ताकि इन नीतियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जा सके और भारत को खोखला बनाया जा सके। बात करें कृषि के क्षेत्र के संबंध में तो भारत के विभिन्न भागों में अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। लेकिन तीनों तरह के राजस्व व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य था किसानों से अधिकतम भू राजस्व को प्राप्त करना, जिसका परिणाम यह हुआ कि कृषि बिना किसी निवेश के क्षतिग्रस्त होने लगी। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, भूखमरी, पिछड़ेपन जैसी समस्या उभर कर सामने आने लगी, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य ये था किसी न किसी तरह नीति बना करके भारतीयों को लूटना। तो नीति ही जब इस तरह थी तो भारतीय कैसे इस नीति से संतुष्ट हो सकते थे। आगे कहता है कि ब्रिटिश सरकार की औद्योगिक नीति के कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योग भी नष्ट हो गए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य बन गया कि भारत से कच्चा माल प्राप्त करना तथा ब्रिटिश उत्पाद के लिए भारत में बाजार का निर्माण करना, जिसका परिणाम यह हुआ कि 19वीं शताब्दी में भारत इंग्लैंड के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला देश बन गया। आगे कहता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1813 में तथा 1833 में 2 अधिनियम पारित किए गए, जिनका उद्देश्य भारत में मुक्त व्यापार की नीति को प्रोत्साहन देना था। दुर्भाग्य यह है कि यह नीति उस समय लागू की गई जब ब्रिटिश सरकार की औद्योगिक नीति के कारण भारत बर्बाद हो रहा था। बात करें अगर सांस्कृतिक कारण की तो इसमें देखिए क्या लिखा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह में समाज, धर्म, संस्कृति के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का भी प्रभाव था, जैसे कि ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में ईसाई मिशनरियों के द्वारा सेवा एवं सहायता के नाम पर भारतीय समाज के अशिक्षित एवं पिछड़े लोगों का ईसाईकरण करना, जो कि आज भी किया जा रहा है काफ़ी बड़े पैमाने पर, और इसमें सरकार ने भी काफ़ी सहायता प्रदान की, उन्हें फंडिंग किया। जैसे 1850 में ब्रिटिश सरकार के धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति अपने मूल धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता है तो उसके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के प्रलोभन के द्वारा भारतीय लोगों का ईसाईकरण किया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन न देकर अंग्रेजी भाषा को संरक्षण दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज में नस्लवादी प्रवृत्ति जैसे बेरोजगारी जैसी समस्याएं आदि के विकास हेतु बल प्राप्त हुआ। ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने शासन के दौरान भारतीय संस्कृति एवं समाज में कुछ उदारवादी परिवर्तन भी किया गया, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करना। तो उस समय जो हमारी मान्यताएं थी, भले वो गलत हो, उसके साथ जो छेड़छाड़ किया गया, हमारी भाषा को नुकसान पहुंचाया गया, हमारे उद्योग धंधे इन सभी को जो है
नुकसान पहुंचाने का ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। आगे कहता है कि ब्रिटिश सरकार की सांस्कृतिक नीतियों के दो परिणाम हुए। कुछ वर्गों ने इसे सकारात्मक माना और इसी वर्ग ने विद्रोह के समय अपने आप को पृथक रखा। अगला जो परिणाम है, भारतीय समाज का एक ऐसा वर्ग भी था जैसे राधाकांत देव, जिन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन की नीति का विरोध किया। इसे भारतीय समाज में एक विदेशी सरकार का हस्तक्षेप माना। अब देखिए अगला जो टॉपिक है, 1857 विद्रोह के परिणाम क्या रहे, इसमें असफलता के मुख्य कारण, इस क्रांति के स्वरूप के बारे में विद्वानों का क्या मत था, बिहार पर 1857 के विद्रोह का क्या प्रभाव, बाबू कुंवर सिंह की भूमिका, इन सभी चीज़ों को अगले लेक्चर में जानेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो 150 लाइक है। धन्यवाद।